हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद अनदर वीडियो ऑफ साइंस एंड टेक। तो साइंस एंड टेक के आज आपको थंबनेल में दिख रहा होगा, हम बात करेंगे वेब 3.0 और 4.0 के बारे में, जो कि इंटरनेट की अगली पीढ़ियां रहने वाली है। तो अभी जो पीढ़ी आएगी वो आएगी हमारी 3.0, उसके बाद नेक्स्ट जो आएगी वो आएगी 4.0, जो कि टोटली जो है इंटरनेट का पूरा युग जो है बदलने वाली है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे पूरा डिटेल से कि वेब 3.0 क्या है और 4.0 क्या है। साथ ही हम बैकग्राउंड भी जानेंगे 1.0, 2.0, जो बैकग्राउंड स्टार्टिंग जो पीढ़ियां रही हैं इंटरनेट की, जो जनरेशन रही है, उनको हम डिटेल में जानेंगे। साथ ही उनका कंपैरिजन भी हम देखेंगे। तो टोटली जो है ये साइंस एंड टेक में एक टॉपिक हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो उसी को हम डिस्कस करते हैं। तो अगर हम वेब 3.0 की बात करते हैं, वेब 3.0 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ये आता है कि जहां 1.0 हमारी थी उसमें हम केवल रीड ओनली, ठीक है, रीड ओनली, यानी हम केवल रीड ओनली कर पा रहे थे वेब पे। ओके, फिर आता है 2.0, वेब 2.0 में हम क्या कर रहे हैं, रीड एंड राइट दोनों काम वहाँ पर कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ भी एडिट नहीं कर सकते थे। लेकिन फिर दूसरा इंटरनेट की जब दूसरी जनरेशन शुरू होती है तो उसके बाद हम क्या कर पाते हैं, एडिट भी कर पाते हैं, यानी रीड और राइट दोनों कर पाते हैं। लेकिन अब जो वेब 3.0 जो आ रहा है उसमें हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से रीड राइट एंड ऑन, यानी यहाँ पर क्या होगा, हम खुद ही क्या है, हमारे डेटा की क्या है, एक तरह से हम क्या है, हमारे एसेट्स के क्या है, मालिक है, यानी हम खुद ओनर है। कोई भी मतलब सेंटर कोई भी कंट्रोल करता नहीं होगा, यानी कोई भी मिडिल जो है इसमें नहीं होगा। अगर हम बात करें कोई भी मध्यस्थ बिचौलिए इसके अंदर नहीं होंगे, खुद के डेटा का मालिक खुद जो है कस्टमर या यूज़र जो है वो रहने वाला है। तो यहाँ पर डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी या फिर ब्लॉक चेन जो टेक्नोलॉजी है, दोनों का यूज़ करते हुए वेब 3.0 जो है वो आता है। अब हम बात करें वेब 4.0 के बेसिक की बात करें कि वेब 4.0 में क्या होने वाला है। वेब 4.0 में जो है जहां मशीन और जो इंसान है वो दोनों जो है मिलकर काम करेंगे, यानी यहां पर मशीन और इंसान कोऑर्डिनेट करते हुए पूरा जो है सिस्टम को संभालने वाले हैं। अब चाहे वो सर्फिंग हो, यानी बेहतरीन तरीके से जो है कोई भी आउटपुट देने में मशीन, और जिसमें हम AI की बात कर सकते हैं, इसके अलावा IoT वगैरह जो है वो सब जो है कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट करते हुए यहाँ पर काम करने वाली है, यानी इंसान और मशीन दोनों मिलकर यहाँ पर काम करेंगे 4.0 में। जबकि 3.0 में क्या होने वाला है, खुद, यानी हम रीड राइट तो कर ही रहे थे, जो फर्स्ट 2 जनरेशन थी उसका काम तो कर ही रहे थे, लेकिन यहाँ पर ऑन जो वर्ड है, यानी खुद की परिसंपत्ति का मालिक जो है वो खुद जो है यूजर है, ये वाली बात इंपॉर्टेंट होती है। तो आइए हम डिटेल से जानते हैं इसको। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं वेब 3.0 के बारे में, क्योंकि एग्जाम में अधिकतर बार क्वेश्चन क्या आता है कि भविष्य की जो टेक्नोलॉजी होती है वो होती है। तो यहाँ पर अगर मैं वेब 3.0 में बात करूँ तो ये इंटरनेट की क्या है, 3rd जनरेशन है, यानी तीसरी पीढ़ी है, जहाँ पर इंटरनेट अगर हम बात करें कोई भी डेटा होगा उसका मालिक जो है वो कोई कंपनी नहीं होगी, यानी किसी एक व्यक्ति का एकाधिकार नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर क्या होगा, डिसेंट्रलाइज सिस्टम होगा, यानी व्यक्ति खुद जो है इसका मालिक होगा। तो इंटरनेट की क्या है, ये 3rd जनरेशन है। इसे रीड राइट एंड ऑन, यानी रीड राइट ऑन जो है वेब भी कहा जाता है। इसमें क्या होगा, यूजर्स अपने डेटा का मालिक खुद होता है, यानी यूजर्स ही क्या है, ऑनर है अपने डेटा का। और ये शब्द जो है वो पहली बार 2014 में किसने दिया था, गोविन वुड के द्वारा। ये वर्ड गोविन वुड के द्वारा सबसे पहले वेब 3.0 शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। तो ये भी ध्यान रखना है, प्री के अकॉर्डिंग अगर अपन फैक्ट देखें तो ये शब्द जो है गोविन वुड के द्वारा 2021 में क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन और NFT के प्रचलन के साथ यह बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था। अगर हम देखें तो यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी यानी ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी जब आया तो ये वेब 3.0 काफ़ी चर्चा में आ गया, क्योंकि ये वेब 3.0 जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और इन पर जो है मेनली आधारित है, जिसमें ब्लॉकचेन की बात करें या फिर हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो NFT यानी नॉन फंजिबल जो टोकन्स होते हैं, यहाँ पर उनको बोला जाता है नॉन फंजिबल टोकन्स। अब नॉन फंजिबल टोकन्स जो होते हैं वो ये होते हैं कि जहाँ पर फंजिबल टोकन्स होते हैं, यानी जिसकी वैल्यू जितनी होती है, जैसे मान लो कोई 100 रुपीज़ का नोट है, उसकी 100 रुपीज़ ही वैल्यू है, ठीक है, तो ये वहाँ पर ये काम करेगा। लेकिन अगर 100 रुपीज़ की वैल्यू वहाँ पर 100 रुपीज़ नहीं होती है तो फिर वो क्या हो जाता है, वहाँ पर नॉन फंजिबल हो जाता है। तो ये मेनली जो है इसके साथ जो है बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था। तो क्रिप्टो करेंसी में इनमें ज़्यादा यूज़ देखने को मिलता है NFT वगैरह का। तो NFT क्या देता है, देखो NFT बेसिकली क्या है, एक डिजिटल
डिजिटल क्या है, क्योंकि ये टर्म भी समझ लीजिए, डिजिटल सर्टिफिकेट है एक। डिजिटल सर्टिफिकेट किसका है कि आपकी जो भी डिजिटल एसेट्स है उसके मालिक आप ही हैं, ऐसा सर्टिफिकेट देता है। जैसे मान लो कि आपने कोई जमीन खरीदी है तो जमीन के लिए आपको पट्टा वगैरह मिलता है, उसमें आपका नाम मेंशन होता है, पूरा सब कुछ होता है डिटेल। तो वैसे ही एनएफटी क्या है, आपके पास कोई डिजिटल परिसंपत्ति है, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी हो या फिर कोई आपके पास बिटकॉइन है या फिर कोई भी आपके पास क्रिप्टो करेंसी है, यही मान लीजिए आप, तो उसके मालिक जो है वो आप है, उसका एक डिजिटल सर्टिफिकेट एनएफटी वो होता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब उसके बाद में हम बात करते हैं कि थर्ड जनरेशन हो गई है ये, और एनएफटी टोटली इस पर काम करती है। अब इसकी विशेषताओं की बात करें हम, वेब 3.0 की विशेषताओं की, तो विशेषताओं में आता है कि डिसेंट्रलाइजेशन है। डिसेंट्रलाइजेशन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जहां पहले कोई भी सर्वर वगैरह होते थे, जैसे अगर मैं बात करूं तो गूगल का मान लीजिए, या फिर गूगल ड्राइव वगैरह, या फिर बहुत सारे सर्वर ऐसे थे जहां पर क्या होता, सेंट्रलाइज होता था, यानी उसका कंट्रोल जो है, जैसे मेटा हो गया, फेसबुक वगैरह हो गया, उनका कंट्रोल क्या था, किसी एक कंपनी के पास होता था। तो वहां पर अब क्या होगा, यहां पर किसी कंपनी के पास नहीं होकर क्या होगा, सबके पास, यानी यूजर के पास क्या होगा, एकाधिकार होगा। तो यहां पर ये बात इंपॉर्टेंट इसमें बन जाती है। इसके अलावा एआई पर आधारित होगा ये, इसके अलावा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर, क्रिप्टो करेंसी और एनएफटी पर आधारित होगा, जैसा कि हमने यहाँ पर बात करी है। तो ये टोटली जो है इसी पर आधारित रहने वाला है। अब हम जानते हैं वेब 3.0। तो अब क्या होगा कि इंटरनेट की कमान जो है वो यूजर के हाथ में ही रहने वाली है, किसी भी बड़ी कंपनी के पास नहीं होगी, बल्कि जो भी डिजिटल परिसंपत्ति का मालिक जो है वो खुद यूजर ही रहने वाला है। अब यहाँ पर हम देखते हैं वेब 3.0, इसकी कुछ विशेषताएं, जैसे मैंने बताया कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है। इसके अलावा देखो प्राइवेसी जो है ओरिएंटेड भी है, यानी यहाँ पे प्राइवेसी जो है वो भी कहीं ना कहीं सुरक्षित रहती है, क्योंकि यूजर का डेटा जो है किसी सर्वर पर नहीं है, सेंट्रल कोई एक कंट्रोल करता नहीं है, बल्कि यहाँ पर डेटा किसके पास है, डेटा यूजर के पास है। तो यहाँ पर प्राइवेसी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, यानी सुरक्षा और गोपनीयता यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिल जाती है। इसके अलावा ब्लॉकचेन आधारित है। अब ब्लॉकचेन से आशय क्या होता है, देखो ब्लॉकचेन ये है कि जब भी हम कोई लेन देन करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं तो यहाँ पर डेटा जो है वो ब्लॉक्स में स्टोर होता है, और जब एक ब्लॉक जो है वो बढ़ जाता है तो उसके बाद में क्या होता है, दूसरा ब्लॉक जो है वो फुलफिल किया जाता है। तो फिर पिछला वाला जो ब्लॉक होता है उसमें पिछले वाले ब्लॉक की जो जितनी भी जानकारी है वो नेक्स्ट ब्लॉक में ऐड ऑन हो जाती है, यानी दोनों को कहीं ना कहीं लिंकेज किया जाता है। और ऐसे करते हुए मान लो, ये ऐसे करते हुए बहुत सारे ब्लॉक्स जो है वो आपस में जुड़ेंगे, जहां पर काफी सारी डिजिटल जानकारी होती है। और यहाँ पर जो इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, तो अब ये आपस में जुड़ेंगे ना, यानी एक ब्लॉक की जानकारी इसके पास भी है, तो ये आपस में एक चेन की तरह बन जाती है। तो ये चेन जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बनाती है। तो ये बेसिकली जो है हम क्रिप्टो करेंसी वगैरह में, बिटकॉइन वगैरह जो खरीदते हैं, इथरनेट वगैरह, उनमें ज्यादा यूज देखने को मिलता है। तो ये वाला हो गया क्रिप्टो परिसंपत्तियों के अनुकूल, जो क्रिप्टो एसेट्स वगैरह लेते हैं उनके लिए क्या है, ये फ्रेंडली है। इसके अलावा सिमेंटिक वेब के रूप में भी जाना जाता है। अब सिमेंटिक वेब जो है वो ये होता है कि जब मशीन जो होती है तो वो इंसान की तरह जानना सीख जाती है, यानी इंसान को क्या चाहिए या इंसान क्या सर्फिंग कर रहा है, तो इंसान के सोचने की तरह जो है वो कहीं ना कहीं जब डेवलपमेंट आ जाता है तो उसको हम सिमेंटिक वेब जो है वो बोला जाता है। तो सिमेंटिक वेब, ये जो टेक्नोलॉजी है वो सिमेंटिक वेब पर आधारित है, जबकि हम वेब 4.0 पढ़ेंगे तो वो सिम्बायोटिक जो टेक्नोलॉजी है वहां पर आधारित हमें देखने को मिलेगी। ओके तो यहाँ पर हमने बात करी कि ये सिमेंटिक वेब जो है वो उसके रूप में ये इसको जाना जाएगा, क्योंकि मनुष्य और कंप्यूटर के बीच अधिक बुद्धिमान ये इसको माना जाएगा। तो सिमेंटिक वेब का आशय यही होता है कि ऐसा वेब जो शब्दों को इस तरह से पढ़ सकता है कि मनुष्य की जो रिक्वायरमेंट होती है ना, उस तरह से शब्दों को ये पढ़ सकता है। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर आ जाती है। फिर उसके बाद में सिमेंटिक वेब का ये भी होता है कि जो मान लो वेबसाइट पर किसी ने कुछ सर्फिंग करा, तो वेबसाइट में ह्यूमन के इंटरेक्शन के अकॉर्डिंग, कि ह्यूमन्स को क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग जो है वो जानकारी देता है, पूरा प्रामाणिक सोर्सों को एनालिसिस करके जानकारी देता है। तो वहां पर सिमेंटिक वेब जो है वो काम करता है। अब ये टर्म जो है वो टिम बर्नर्स-ली के द्वारा जो है वो सबसे पहली बार परिकल्पित की गई थी। ये उनके द्वारा दी गई थी कि मशीनें जो है वो इंसानों के व्यवहारों की तरह जो आउटपुट दे। तो इंटरनेट पर जब भी सर्फिंग की जाती है तो वहां पर सिमेंटिक वेब का आशय यही होता है कि आउटपुट जो है वो इंसानों की सोच के अकॉर्डिंग जो है वो दिया जाए। तो एक जो भी डेटा होगा उसको लिंकेज किया जाता है और बिखरे हुए डेटा को ह्यूमंस के अकॉर्डिंग जो है वो आउटपुट के रूप में दिया जाता है सिमेंटिक वेब में। तो यहाँ पर मशीन जो है इस तरह से कॉन्टेक्स्ट में आंसर देती है जो इंसानी कॉन्टेक्स्ट में हो, यानी मनुष्य उसको समझ पाए उस रूप में आंसर देती है, दैट इज सिमेंटिक वेब।
अब यहाँ पर आगे बात करें संदर्भ जागरूक, यानी यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस भी होती है कि वेब 3.0 में मनुष्य को क्या चाहिए, ह्यूमंस को क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग भी चलता है। फिर आता है ये पर्सनलाइज्ड बातचीत की अनुमति देता है, यानी यहाँ पर पर्सनलाइज्ड कम्युनिकेशन भी किया जा सकता है। यह डिसेंट्रलाइज्ड डेटा भंडारण प्रणालियों का समर्थन भी करता है। अब डिसेंट्रलाइज्ड जो डेटा स्टोरेज सिस्टम होते हैं, जहाँ वही मैं बता रही थी, जैसे मान लो अमेजन वेब सीरीज वगैरह, AWS हो गया, गूगल का जो क्लाउड हो गया, वो हो गया, ये सब क्या है, सेंट्रलाइज सिस्टम है। यानी यहाँ पर डेटा जो है वो कहीं ना कहीं, जैसे गूगल ड्रॉप बॉक्स हो गया, तो ये सब क्या है, सेंट्रलाइज क्या है, डेटा स्टोरेज सिस्टम है। लेकिन ये हमें डिसेंट्रलाइज डेटा स्टोरेज सिस्टम की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराता है। तो आगे जाके जो है हमें इस तरह से जो है ये देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी जो दौर चल रहा है वो हमारा वेब 2.0 और 3.0 के बीच में जो है हम कहीं हैं, वेब 3.0 में हम प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन कुछ कुछ प्रयोग जो है हम वेब 2.0 के भी कर रहे हैं। तो अभी जो दौर चल रहा है वेब 3.0 का चल रहा है, लेकिन अपकमिंग भविष्य में हम वेब 4.0 की तरफ भी क्या होंगे, शिफ्ट होने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर किसकी, जो डिसेंट्रलाइज्ड डेटा जो हमारा भंडारण था, उसमें हम बात करें तो इसीलिए हम यहाँ पर किसका यूज़ कर रहे हैं, ब्लॉकचेन का, क्योंकि ब्लॉकचेन जो है एक तरह से डिसेंट्रलाइज्ड जो है डेटा स्टोरेज का टाइप माना जाता है। तो यहाँ पर सेंट्रलाइज की जगह हम डिसेंट्रलाइज की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। क्लियर? अब देखो आपको एक ग्राफ दिख रहा है, उस ग्राफ के थ्रू आपको और क्लेरिफाई होगा कि क्या है। देखो सबसे पहले हमारा आता है वेब 1.0 और इधर वेब 2.0 एंड देन वेब 3.0। तो वेब 1.0 जो है उसकी शुरुआत लगभग 1990 के आसपास मानी जाती है, टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। फिर उसके इसमें सबसे पहले HTML जो आया था वो, प्लस में ईमेल वगैरह जो है बेसिकली माने जाते हैं। यानी पहले में हम सिर्फ रीड वाला काम कर रहे थे। क्या कर रहे थे? सिर्फ रीड वाला काम कर रहे थे, कोई एडिटिंग नहीं कर सकते, कोई चेंजेस हम नहीं कर पा रहे थे। पहला जो टर्म आता है वो, यानी बिल्कुल सामान्य था, बिल्कुल डेटा भी इतना ज़्यादा नहीं था, बस नॉर्मल था। तो यहाँ पर टाइमलाइन हो गई और इधर एप्लीकेशन की जो है कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो देख रहे हैं हम। फिर आता है वेब 2.0, जहाँ पर क्या है, इंफॉर्मेशन सेंट्रिक, यानी एक तरह से क्या है, ये सूचना जो है उसके आधारित पर था। ठीक है, और उसमें क्या था, ये इन्फॉर्मेटिव और इंटरेक्टिव भी था, क्योंकि ये इन्फॉर्मेटिव यानी लोगों को इन्फॉर्म भी दे रहा है, और इंटरेक्टिव यानी यहाँ पर रीड भी कर रहा है। इससे आशय क्या है, रीड और राइट दोनों फैसिलिटी जो है यहाँ पर शुरू हुई, और ये 2000 के लगभग, यानी 2000 के दशक के लगभग ये प्रारंभ हुई थी, जहाँ पर रीड और राइट हम दोनों यहाँ पर कर पा रहे थे। तो एक तरह से ये क्या कर रहा था, सहभागी जो है, सहभागी इंटरनेट जो है उसकी कहीं ना कहीं फैसिलिटी जो है ये प्रोवाइड करा रहा था, क्योंकि ये सहभागी भी था और साथ में सेंट्रिक था, यानी सेंट्रलाइज सिस्टम था, लेकिन ये सहभागी था। जबकि फर्स्ट वाला जो है हमारा डिसेंट्रलाइज था, लेकिन फिर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं कमियां पाई गई, फिर उसका सुधार हुआ, और फिर नेक्स्ट 2.0 के बाद हमारा आता है वेब 3.0। टोटली क्या है, ये यूजर सेंट्रिक, यानी यूजर पर डिपेंड है, टोटली विकेंद्रित है, लेकिन विकेंद्रीकृत में कैसा प्रकार है, यूजर के हिसाब से यह चलता है। यानी इसमें डेटा जो का मालिक है, उसका मालिक कौन है, यूजर है। तो यहाँ पर डिसेंट्रलाइज्ड प्राइवेट, और कैसा है, प्राइवेट है यहाँ पर, यानी निजी और सुरक्षित भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारा डेटा जो है व्यक्ति के पास ही रहता है। तो ये वाली चीज जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट आ जाती है कि डेटा यहाँ पर बहुत ज्यादा सुरक्षित है। ओके, डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। तो यहाँ पर ये वेब 3.0 जो है वो 2020 के दशक में जो है लगभग शुरू होता है, 2020। तो अभी जो चल रहा है ना, वेब 3.0 से जो है हम गुजर रहे हैं। अब इसके आगे जो टाइमलाइन आएगी वो हमारा आ जाएगा वेब 4.0, जो कि भविष्य की तकनीक होगी, जहां पर मशीन और इंसान जो है दोनों साथ में संवाद करेंगे, और दोनों का यूज करते हुए जो है कहीं ना कहीं आउटपुट जो है वो आएंगे। तो यहाँ पर मशीन और इंसान मिलकर काम करेंगे वेब 4.0 में। और अभी क्या हो रहा है, केवल यूजर सेंट्रिक, जहां पर हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। तो अगर मैं वेब 1.0 की कुछ एग्जांपल्स की बात करूं तो यहाँ पर इंटरनेट एक्सप्लोरर आ जाता है, जावा जो आ जाती है, याहू आ जाता है, नेटस्केप वगैरह आ जाते हैं। तो ये सारे जो एग्जाम्पल है वो हमारे वेब 1.0 में हम यूज़ करते थे। फिर आता है वेब 2.0, जहाँ पर हमने फेसबुक यूज़ किया, गूगल ड्राइव यूज़ करी, अमेजन वेब सीरीज आ गई, क्रोम आ गया, व्हाट्सएप आ गया, ठीक है, ट्विटर आ गया। तो ये सारे वेब 2.0 की बात आती है, क्योंकि वेब 1.0 तो जहाँ वो केवल रीड ऑनली था और डिसेंट्रलाइज भी था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वेब 2.0 में क्या है, पार्टिसिपेटरी, यानी यहाँ पर सहभागी और केंद्रीकरण दोनों देखा गया। सहभागी तो था ही, लेकिन केंद्रीकरण था, क्योंकि यहाँ पर डेटा क्या था, एक मेटा, फेसबुक वगैरह, इनके पास ज़्यादा क्या है, स्टोर था। फिर तीसरा जो टाइप आता है वो हमारा आता है वेब 3.0, जहाँ पर आ जाते हैं बिटकॉइंस वगैरह आ जाते हैं, स्टीमिट वगैरह आ जाते हैं।
जहाँ पर सिस्टम जो है वो टोटली जो है यूजर सेंट्रिक है, यानी यूजर के हिसाब से है, प्राइवेट है और डिसेंट्रलाइज्ड है। ओके, तो ये चीज़ें जो है यहाँ पर हमने कंपेयर कर लिया है। तो ये आता है हमारा कुछ कंपैरिजन। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे प्री और मेंस दोनों के हिसाब से जो है ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और आप जो है इस डायग्राम वगैरह बनाकर भी अपने आंसर को मेंस में एनरिच कर सकते हैं। फिर आता है तीनों में कंपेरिजन, वेब 1.0, 2.0 एंड 3.0 की तुलना अगर हम करते हैं तीनों की, तो सबसे पहले आता है वेब 1.0, ठीक है, जो आया था 1989 से लेकर 2005 के बीच में। वेब 2.0 आता है 1999 से लेकर 2012, और वेब 3.0 आता है 2006 से लेकर अब तक जो चल रहा है, ठीक है। अब इसको 2006 से भी बोल रहे हैं, और कई जगह जो है आपको 2020 के से भी शुरू मानेंगे, ठीक है। तो ये वाला चीज जो है वो अलग अलग जगह अलग अलग दी हुई है। सबसे पहले आता है केंद्र या फोकस। तो केंद्र या फोकस यानी हम केवल रीड कर सकते हैं, ठीक है, पब्लिश और रीड, केवल क्या था कंटेंट का हम क्या कर सकते हैं, प्रकाशन, यानी जो भी हमारा कंटेंट है उसको हम सिर्फ पब्लिश कर सकते हैं। ओके, देन वेब 2.0 में यूजर जो है वो इंटरेक्शन ज़्यादा होगा और यूजर की भागीदारी यहाँ पर ज़्यादा मिलेगी। यूजर का इंटरेक्शन भी होगा, भागीदारी, यानी यूजर यहाँ पर रीड एंड राइट दोनों कर रहा है, और यहाँ पर सिर्फ रीड कर रहा था। फिर आता है इंटेलिजेंट वेब, यहाँ पर इंटेलिजेंट वेब होगा, ठीक है, यानी वेब में क्या होगी, बुद्धिमत्ता होगी कि वो इंसानों की तरह जो है वो सुझाव दे सकता है, आंसर आपको दे सकता है। तो इंटेलिजेंट वेब यही हो गई। फिर उपयोगकर्ता की भूमिका यानी यूजर की जो है भूमिका क्या है, वो क्या है, यूजर क्या है, यहाँ पर निष्क्रिय है। अब निष्क्रिय का भी यही है कि केवल रीड कर रहा है इसलिए निष्क्रिय हो गया है। यहाँ पर सक्रिय यानी एक्टिव पार्टनरशिप देखी जाती है। उसके अलावा सह निर्माता यानी दोनों साथ में निर्माता, यानी रीड एंड राइट की सिचुएशन यहाँ पर हो जाती है। यहाँ पर बुद्धिमान जो सामग्री है उसका सह निर्माता और उपयोगकर्ता, यहाँ पर बुद्धिमान सामग्री है उसका सह निर्माता भी है और उसका क्या है, यहाँ पर उपयोगकर्ता भी है, ऑनर भी है, ठीक है, यहाँ पर ऑनर भी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर मैं बात करूँ डेटा एक्सेस की बात करते हैं तो आता है केवल रीड कर सकते हैं, यहाँ पर रीड और राइट कर सकते हैं, और यहाँ पर रीड राइट पर्सनलाइज्ड और ऑनरशिप सब कुछ इंक्लूडेड होती है, ठीक है, यानी यूजर के हिसाब से चीज़ें होती है। अगर टेक्नोलॉजी की मैं बात करूँ तो वेब 1.0 HTML वगैरह पर आधारित थी, इसमें एजेक्स आ गए, RSS आ गए, और जावा स्क्रिप्ट वगैरह जो है वो इसके अंदर शामिल होती है। जबकि अगर वेब 3.0 में बात करूँ तो AI हो गई, मशीन लर्निंग हो गई, NLP हो गई, इसके अलावा ब्लॉकचेन वगैरह इस पे इंक्लूडेड होती है। फिर आता है डिज़ाइन। अगर मैं डिज़ाइन की यहाँ पर बात करती हूँ तो डिज़ाइन बेसिक स्टैटिक जो पेजेस होते थे वो होते थे, और यहाँ पर बात आती है इंटरेक्टिव डायनामिक पेजेस की बात होती है यहाँ पर, और जबकि 3.0 में यहाँ पर क्या है, यूजर के हिसाब से जो है वो पेज होते हैं। अब एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो जो इनिशियल जो वेबसाइट्स आई थी स्टार्टिंग में वो हो गई। अब वेब 2.0 में सोशल मीडिया आ गए, ब्लॉग वगैरह आ गए, विकी वगैरह आ गए, ऑनलाइन जो भी जितना भी होता है ना अब जो दिख रहा है वो सब चीज़ें इसके अंदर आ गई। लेकिन वेब 3.0 में क्या होगा, VR, ठीक है, VR और AR यानी वर्चुअल रियलिटी और ऑग्यूमेंटेड रियलिटी जो है वो आ गई। उसके बाद बुद्धिमान एजेंट्स आ गए, और जो पर्सनलाइज जो हम सर्च करते हैं वो सब आ गई। तो ये सब चीज़ें वेब 3.0 में क्या होती है, इंक्लूडेड होती है। अब हम देखते हैं वेब 4.0 जो कि इंटरनेट का क्या है, वेब 3.0 के बाद का भविष्य है। तो वो भी जान लेते हैं कि ये बेसिकली है क्या। अब वेब 4.0 इंटरनेट के विकास की क्या है, एक भविष्य की अवधारणा है। टोटली क्या है, फ्यूचर, क्योंकि हम क्या है अभी आई नहीं है, केवल हम एक प्रिडिक्शन कर रहे हैं, एक भविष्य में सोच रहे हैं कि ऐसा होने वाला है। तो इसमें क्या होगा कि वेब जो होगा वो अधिक बुद्धिमान यानी ज़्यादा इंटेलिजेंट होने वाला है, और ऑटोनोमस भी होगा, कनेक्टेड भी होगा, और ह्यूमन सेंट्रिक भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि भविष्य में क्या होगा, वेब जो होगा मोर इंटेलिजेंट होगा, साथ ही यहाँ पर ऑटोनोमस भी देखने को मिलेगा, यानी मानव और मशीन जो है मिलकर ऐसा काम करेगी, कुछ काम स्वायत्त हो गए, कुछ काम मिलकर हो जाएंगे, तो यहाँ पर ऑटोनोमस जो है वो देखने का मिलेगा, और ह्यूमन और मशीनों में कनेक्शन भी देखने को मिलेगा, यानी साथ मिलकर काम करेंगे। अब ये जो है ये टर्म जो है यहाँ पर यूज आता है सिम्बायोटिक जो वेब, यानी जो वेब 4.0 है इसको सिम्बायोटिक वेब भी कहा जाता है। सिम्बायोटिक वेब से आशय क्या है, सहजीवी वेब, यानी यहाँ पर इंसान और मशीन दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, उसी को सिम्बायोटिक वेब कहा जाता है इंटरनेट की भाषा में। तो मनुष्य और मशीनों के बीच क्या होगा, अधिक प्राकृतिक और वास्तविक समय का सहयोग लेने की कल्पना है, यानी यहाँ पर बिल्कुल नेचुरल होगा, ऐसे पता भी नहीं चलेगा कि भाई दोनों ने मिलकर काम किया है, मशीनों ने काम किया है, ऐसे लगा ह्यूमन ने ही काम किया है। तो यहाँ पर दोनों में इंटरेक्शन जो है वो देखने को मिलेगा, दोनों साथ मिलकर काम जो है करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम इसकी कुछ विशेषताओं की बात करें वेब 4.0 की, तो उसमें आता है कि ये AI आधारित बुद्धिमत्ता है,
ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर एआई क्या करेगा, यूजर की जितनी भी नीड्स है उसके अकॉर्डिंग जो है आउटपुट्स देगा और खुद ही जो है वो सुझाव और निर्णय खुद ही ले लेगा। देन आता है ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन। तो मशीन और ह्यूमंस के बीच में क्या होगा, अधिक प्राकृतिक संवाद होगा, जैसे वॉइस वगैरह हो गई, इमोशंस हो गए और कॉन्टेक्स्ट जो है वो सारे समझना यहाँ पर आसान हो पाएगा। फिर आता है रियल टाइम इंटरनेट। यहाँ पर डेटा और सेवाएं क्या होंगी, वास्तविक समय में उपलब्ध होंगी। हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड, यहाँ पर वर्ल्ड जो है वो हाइपर कनेक्टेड होगा, यानी मैं कहूँ मशीन और व्यक्ति तो होंगे, इसके अलावा डिवाइसेस वगैरह हो गई, आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल जितनी भी सेवाएं हैं वो आपस में बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगातार जो है वो जुड़ी हुई रहेगी। इसके अलावा मैं बात करूं ऑटोनोमस सिस्टम, यानी यहाँ पर अधिकतम कार्य क्या हो जाएंगे, मशीनें जो है वो मानव हस्तक्षेप के बिना इजीली जो है वो निर्णय कर पाएंगी और कोई भी काम जो है ऑटोनोमस रूप से कर पाएगी, यानी स्वचालन जो है वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा इमर्सिव एक्सपीरियंस क्या होगा, यहाँ इमर्सिव एक्सपीरियंस का मतलब कि ऑग्यूमेंटेड जो रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी है और मिक्स्ड जो रियलिटी है, इनके माध्यम से इंटरनेट क्या हो जाएगा और ज़्यादा इमर्सिव हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये वाली चीज़ भी होगी। तो ये सारी जो है वेब 4.0 की क्या है विशेषताएं हैं। हो सकता है कि मेंस में 3.0 और 4.0 में डिफरेंस ही करा ले। तो वेब 4.0 को सक्षम बनाने वाली जो तकनीकें हैं वो क्या है, वो हम देखते हैं। देखो IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, फिर क्लाउड कंप्यूटिंग भी हमें चाहिए, एआई और मशीन लर्निंग भी होगी, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और मिक्स्ड रियलिटी जिसको AR VR बोल रहे हैं, रोबोटिक्स और ऑटोनोमस सिस्टम्स ये भी हो गए। इसके अलावा रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स हो गया और ब्लॉकचेन, सुरक्षा और विकेंद्रीकरण। तो यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी जो है वो 4.0 को सक्षम बनाएगी, यानी 4.0 के लिए हमें ये सारी टेक्नोलॉजी जो है वो उसकी आवश्यकता कहीं ना कहीं पड़ने वाली है। अब हम बात करें कि इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। जैसे मान लो स्मार्ट सिटी वाला प्रोजेक्ट है, स्मार्ट कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बनाना है, स्मार्ट होम है वो करना है। इसके अलावा एआई आधारित हमें जो हेल्थ की जो सेवाएं देनी है वो हो गई। इसके अलावा पर्सनलाइज जो हमें एजुकेशन लर्निंग देनी है उसमें भी इसका यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा इंडस्ट्री जो है वहाँ पर भी हम ऑटोमेशन को ला सकते हैं कंप्लीटली, अभी तो थोड़ा थोड़ा चल रहा है लेकिन उसको हम पूर्ण रूप से ला सकते हैं। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस और मेटावर्स भी, इनमें भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर संभावित उपयोग 4.0 का हमें ये देखने को मिलता है। अब उसके आगे आता है कि वेब 3.0 और 4.0 में क्या डिफरेंस है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों में डिफरेंस जो है वो भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले अगर हम आधार की बात करते हैं तो यहाँ पर आता है कि वेब 3.0 जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी टोटली क्या है, विकेंद्रीकरण है। लेकिन वेब 4.0 क्या है, ह्यूमन मशीन और सिम्बायोसिस, यानी यहाँ पर मानव और मशीन का क्या है, सहजीवन है। मानव मशीन दोनों जो है वो एक साथ यहाँ पर रहने वाली है, यानी दोनों मिलकर काम करेंगी। यहाँ पर अगर मैं टेक्निक की बात करूँ, वेब 3.0 में ब्लॉकचेन होगा, एआई होगी, मशीन लर्निंग वगैरह हो सकती है। लेकिन यहाँ पर और भी एआई भी होगा, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, रोबोटिक्स, ठीक है, ये सब चीजें जो है वो यहाँ पर रहने वाली है। फिर मैं बात करूँ इंटरनेट जो है इसका स्वरूप कैसा होगा। यहाँ पर इंटरनेट क्या होगा, ज्यादा विकेंद्रीकृत होगा, यानी यहाँ पर कोई भी कंट्रोल नहीं होगा, सेंट्रलाइज नहीं होगा। यहाँ पर यूजर के द्वारा जो है टोटली कंट्रोल जो है वो रहने वाला है, जितना भी इंटरनेट का डेटा है उस पर। और यहाँ पर क्या होगा, मोर इंटेलिजेंट होगा और हाइपर कनेक्टेड होगा, यानी सब चीजें आपस में यहाँ पर क्या होंगी, कनेक्टेड होंगी। इसके अलावा अगर हम मशीन की भूमिका की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ सेवा में यानी एक सहायक की भूमिका निभाएगी, लेकिन यहाँ पर क्या होगी, सक्रिय और स्वायत्त, यानी खुद ही ऑटोनोमस, खुद से निर्णय ले लेगी, ऑटोनोमस बिना इंसानों की मदद से क्या है काम कर लेगी। फिर आता है कनेक्टिविटी की बात करूँ तो यहाँ पर सीमित या प्रसंग आधारित क्या है, कनेक्टिविटी रहने वाली है, जबकि यहाँ पर हाइपर कनेक्टिविटी वाला हमें फ्यूचर देखने को मिलेगा। अगर मैं लक्ष्य या गोल की बात करूँ तो यहाँ पर यूजर ऑन और इंटेलिजेंट वेब हमें देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पर ह्यूमन और मशीन का इंटरेक्शन देखने को मिलता है। अगर मैं यूजर के एक्सपीरियंस की बात करूँ तो वेब 3.0 क्या होगा, पर्सनलाइज्ड या फिर जो भी ट्रांसपेरेंट जो एक्सपीरियंस होंगे वो हमें दिखाई देंगे, जबकि यहाँ पर इमर्सिव या फिर जो रियल वर्ल्ड है, रियल टाइम है, उसके संदर्भ में हमें अनुभव जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो ये वेब 3.0 और 4.0 की बात करी हमने। अब देखो हम बात करें कुछ चुनौतियां जो है इसके अंदर आती है। कुछ चुनौतियों की मैं बात करूं तो दोनों टेक्निक कॉमन चुनौती की हम बात कर रहे हैं कि जहां ये तकनीक जो है वो आ तो रही है लेकिन ये महंगी है एक तो,
ठीक है, यानी इतना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, कॉस्टली है और डिजिटल भी है, कॉम्प्लेक्स भी बहुत ज़्यादा है ये। भारत जैसे देशों में डिजिटल साक्षरता, भारत जो देश है वहाँ पर ऑलरेडी डिजिटल जो हमारी लिटरेसी है वो ऑलरेडी कम है, तो वहाँ पर ये कैसे सक्सेसफुल हो पाएगी। यहाँ पर डिजिटल डिवाइड का समस्या है, इसके अलावा ऊर्जा की उच्च खपत। जब हम इतना बड़ा चीज़ें करते हैं, ऐसी वाली चीज़ें करेंगे, AI मशीन लर्निंग वगैरह का यूज़ करेंगे, IoT का, तो यहाँ पर हमें एनर्जी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ेगी। तो एनर्जी जो हमारे पास है वो उसकी खपत जो है ऑलरेडी ज़्यादा है और यहाँ पर हमें और ज़्यादा चाहिए, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। स्पष्ट कानूनी नियमों का अभाव। अब ये जो जितना भी वेब वगैरह की रूल्स वगैरह आ रहे हैं, तो यहाँ पर कोई भी नियामकीय कानून नहीं है, कोई भी रेगुलेटरी जो लॉ है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते, तो स्पष्ट कानूनी नियम जो है वो नहीं है। साइबर सुरक्षा का जोखिम जो हमेशा बना रहता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो अपने साथ कुछ ना कुछ जो है वो लेकर आती है चुनौतियां, तो वहाँ पर साइबर सुरक्षा जो है वो हमारी इतनी स्ट्रांग नहीं है। इसके अलावा गोपनीयता, यहाँ पर गोपनीयता की बात तो की जा रही है वेब 3.0 में, लेकिन गोपनीयता भी मतलब भाई हैकर्स को तो क्या चाहिए, कुछ भी तोड़ सकता है, वो क्रैक कर सकता है कुछ भी, तो यहाँ पर गोपनीयता जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हमारा जो साइबर सुरक्षा का जो इकोसिस्टम है वो ही इतना मजबूत नहीं है, तो वहाँ पर गोपनीयता जो है कहीं ना कहीं हो सकती है। इसके अलावा हमारा डेटा जो है वो भी चोरी हो सकता है, तो बहुत सारे कंसर्न जो है वो यहाँ पर निकल कर आते हैं। तो यहाँ पर हमने बात करी वेब 1.0, 2.0, 3.0 और 4.0, ये सारे क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर मैं वेब 3.0 की बात करूँ तो ये अभी क्या है, वर्तमान में हम इसी फेज में हैं, तो इसी फेज में है, तो इस पर जो है क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सिमेंटिक वेब है यहाँ पर, और जबकि वेब 4.0 जो है वो हमारा क्या है, वो हमारा सिम्बायोटिक जो है वेब है। तो ये कुछ टेक्निकल टर्म है, उनको आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि इंटरनेट पे जो है अब जो क्रांति आने वाली है वो किस दौर से हम जा रहे हैं। वेब 3.0 और 4.0 को हमने डिटेल से समझा, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, नेक्स्ट जो साइंस का टॉपिक है उसके साथ। ओके।